नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं त्रिभुवन कुमार और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए आरक्षण से संबंधित मामलों पर फैसले अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नहीं दिए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद इस फैसले के बाद आरक्षण से संबंधित कुछ विकल्पों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और उन विकल्पों में से एक चर्चा अनुसूची 9 को लेकर भी चल रही है। जैसे कई लोगों ने इस पर आरक्षण को अनुसूची 9 के अंतर्गत रखने या अनुसूची 9 में रखने के लिए विचार रखे हैं ताकि आरक्षण को एक स्थायित्व प्रदान किया जा सके। तो हम यहाँ पर एक बार ये इस पहलू को जानने का प्रयास करेंगे कि अनुसूची 9 की पृष्ठभूमि क्या रही है और अनुसूची 9 में आरक्षण को क्यों रखने की मांग लगातार उठ रही है। तो अनुसूची 9 की यदि पृष्ठभूमि या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यदि हम देखें तो भारत में आज़ादी से पहले और बाद तक जो है व्यापक रूप से जमींदारी प्रथा व्याप्त थी। लेकिन उस समय के जो प्रधानमंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक समाजवाद के समर्थक थे, उनकी विचारधारा समाजवादी थी। तो उन्होंने ये माना कि देश के जो भी संसाधन हैं उसका देश के किसी एक वर्ग विशेष के पास ही एक अधिकार ना हो, बल्कि समाज में सभी के पास उसका अधिकार हो, बराबर बराबर अधिकार हो, ताकि असमानता जो है वो समाप्त की जा सके। तो ऐसे समाज में सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो समाजवाद की विचारधारा है उसमें समाज को केंद्र में रखकर, तो इसलिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूमि जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के लिए केवल जमींदार वर्ग तक ही वो संसाधन सीमित ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक भूमि सुधार कानून को बनाया। और इस भूमि सुधार कानून के अंतर्गत जो जमींदारी प्रथा थी उसका उन्मूलन करने का पूरा प्रयास किया गया। इस दूसरा प्रावधान ये किया गया कि सभी के पास जो सीमित भूमि होगी, सभी के पास कुछ सीमित भूमि होगी, यानी कि उससे अधिक भूमि नहीं होगी। अगर किसी के पास उससे अधिक भूमि है तो उसका राज्य द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा और भूमिहीन जो लोग हैं उनको ये प्रदान किया जाएगा, ये उनको दिया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर भूमि सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन से पहले मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार निहित था, यानी कि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था। और भूमि सुधार कानून से जमींदारों की जो संपत्ति संबंधी मूल अधिकार हैं उसमें कमी हो रही थी। इसके कारण भूमि सुधार संबंधी कानूनों को चुनौती दी जाने लगी। तो सबसे ज़्यादा जो चुनौती मिली वो प्रमुख रूप से उत्तर भारत के 3 राज्यों में इस कानून को चुनौती मिली, भूमि सुधार कानून को, और वहाँ के जमींदार वर्ग ने इस कानून को बड़े पैमाने पर चुनौती दी। जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में इस भूमि सुधार के खिलाफ अपील वहाँ के उच्च न्यायालयों में की गई। इसी प्रकार की अपील की सुनवाई करते हुए बिहार के हाई कोर्ट ने इस कानून को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि बिहार के हाई कोर्ट का मानना था कि ये लोगों के संपत्ति के अधिकार का हनन कर रहा है। इस कारणवश यह कानून अवैध होगा। तो बिहार जैसी कार्रवाई किसी और राज्य में ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 18 जून 1951 को प्रथम संशोधन पारित करवाया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक एक अधिनियम के रूप में बना। अब इस अधिनियम और इस पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची का सृजन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में भूमि सुधार एवं उससे संबंधित प्रावधानों के लिए लगभग 13 कानूनों को शामिल किया गया। लेकिन अब देखें तो जब 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, उसको लाने का जो एक कारण था वो भूमि सुधारों से संबंधित जो कानून थे उनको संरक्षण प्रदान करना था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें कई प्रकार के दूसरे कानूनों को भी सम्मिलित किया जाने लगा, जिसके कारणवश हम देखते हैं कि अब वर्तमान में देखें तो 9वीं अनुसूची में लगभग 284 ऐसे कानून हैं जिनको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में किसी कानून के शामिल होने पर क्या होता है कि कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो वह कानून जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाती थी। अर्थात उस कानून को अनुच्छेद 31(20) के तहत संरक्षण प्राप्त हो जाता है। अब ये अनुच्छेद 31(b) जो है इसको भी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा
संविधान में जोड़ा गया था। 31 बी में जो तथ्य है, जो बात कही गई है, वो यही कही गई है कि यदि अनुसूची 9 में कोई भी प्रावधान जोड़ दिया जाता है, कोई भी कानून को जोड़ दिया जाता है, तो उस पर किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वो अगर यदि वो मूल अधिकारों का भी हनन कर रहा है तो इस आधार पर वह कानून जो है अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इस तथ्य को अनुच्छेद 31 बी में प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया और शेड्यूल 9 को भी प्रथम संशोधन के द्वारा लाया गया। तो जो पहला संशोधन था हमारा प्रथम संविधान संशोधन, वो 1951 में आया था। तो इसके साथ ही किसी भी कानून को न्यायालय ने अगर खारिज कर दिया है, ठीक है, वो अभी 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं है कोई कानून, लेकिन उसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है, तो इसके बाद उस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल अगर कर दिया जाता है न्यायालय के खारिज करने के बाद, तो वो कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, यानी कि वो अपने प्रारंभिक अवधि से ही वैध माना जाएगा। जब से उसे लागू किया गया था तब से, भले ही बीच में उसे न्यायालय ने खारिज कर दिया हो। लेकिन अब आगे चल के हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के संबंध में कुछ परिवर्तन किए, और इस चीज़ को देखते हुए एक सबसे महत्वपूर्ण केस जो हमें देखने को मिलता है वो केशवानंद भारती मामला है, जो 1973 का मामला है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल विशेषता या मूल ढांचे का अंग बताया, और केशवानंद भारती मामला वही मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के विषय में कहा कि संविधान की एक आत्मा होती है, एक मूल ढांचा होता है जिसको संविधान के संशोधनों द्वारा बदला नहीं जा सकता। संविधान में संशोधन करना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को अधिकार है, लेकिन संविधान को दोबारा लिखने का अधिकार नहीं है कि वो संविधान में जो भी चीज़ें हैं जो भी चीज़ें हैं उनको बार बार वो बदल दे, या जो संविधान सभा द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं उनको वो ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर बहुत से पहलुओं पर उच्चतम न्यायालय ने कहा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचे का अंग बताया और कहा कि किसी भी विधि को यदि अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा जाता है तो इसकी विशेषता जो है वो समाप्त नहीं हो जाती है। उच्चतम न्यायालय ने फिर यहाँ पे 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय दिया था कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें अगर सम्मिलित कोई विधि है तो उसमें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कब? 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है और वो अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 या अन्य प्रकार के मूल अधिकारों के मूल स्वरूप को का उल्लंघन करता है, उसका हनन करता है, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। लेकिन 9वीं अनुसूची में जो कानून 24 अप्रैल 1973 से पहले शामिल हो चुके हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। अब इसी चीज़ को लेकर कि 9वीं अनुसूची में यदि आरक्षण आ जाता है तो उसमें थोड़ा स्थायित्व आ जाएगा, इस चीज़ को लेते हुए ही इस पर मांग जो है बड़े पैमाने पर उठ रही है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय में जो ये निर्णय दिया उसमें क्या कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, और इसके बाद आरक्षण को एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण के पक्ष के जो लोग हैं उनके द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए। और चूंकि अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत आरक्षण संबंधी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, और जिसकी व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जो आरक्षण है उसे लागू करना राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब कि ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसी एक विशेष वर्ग को या किसी व्यक्ति को कुछ विशेष आरक्षण दे, कुछ विशेष सुविधाएं दें, ठीक है, उसके लिए राज्य बाध्यकारी नहीं है, यानी कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको कितना आरक्षण देता है या कितनी सुविधाएं देता है।
कुछ मामलों में। इसके साथ ही ये भी कहा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो 5 रिटें हैं उनको आरक्षण के लिए जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, और जब मूल अधिकार नहीं है तो अनुच्छेद 32 का उपयोग उसके संरक्षण के लिए भी नहीं किया जा सकता है। तो जिसके कारण आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत तेज़ी से इसकी मांग बढ़ रही है। यदि हम इसके आगे की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो संविधान के जानकार हैं उनका लगातार ये कहना है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में रखने के बाद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आरक्षण की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती या उसमें बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव हो सकता है, क्योंकि हम देख चुके हैं केशवानंद भारती मामले में 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में आएगा उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आरक्षण को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ये करने के बजाय कि जिनको आरक्षण की वास्तव में आवश्यकता है या कहीं न कहीं समय की मांग है कि इस विषय पर संसद में व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए, किया जाना चाहिए, तथा आरक्षण संबंधी जो प्रावधान हैं उन पर एक गौर किया जाना चाहिए कि क्या वाक़ई में ही जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उसको मिल रहा है। कुल मिला के जो समीक्षा है आरक्षण की, उस पर गौर किया जाना चाहिए, और आरक्षण की जो 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल करना एक अच्छा विचार है, लेकिन इससे जो है आरक्षण संबंधी जो अन्य विवाद हैं या अन्य जो समस्याएं हैं उसका निपटारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि कुछ वंचित वर्ग जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है या जो अभी भी शोषित वर्ग है, उनका उत्थान नहीं हो पाया है, उन तक वो सुविधाएं पहुंचाने की आवश्यकता है। इन कंपैरिजन इस बात के लिए लड़ा जाए कि 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। ये अच्छा विचार है, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं देगा। को आगे हम देखते हैं कि कुछ मेजर वर्डिक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के ये आए हैं 1992 में, जिसमें आर्टिकल 16(4) के बारे में बताया गया है, और एक 1995 में आया जो 16(4)(a) आर्टिकल के बारे में बताया गया है। जो आपका भाग 3 जो आप पढ़ते हैं संविधान का, उसमें मौलिक अधिकारों में जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता, उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान है जिसमें कुछ आरक्षण या कुछ सुविधाएं देने की बात इसमें कही गई है। ऐसे ही 2016 में आर्टिकल जो है 164(a), 4(b) इस सब के बारे में बोला गया है। ऐसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को लेकर या रिजर्वेशन एक्ट 2018 को लेकर भी वर्डिक्ट दिए इसको लेकर। ऐसे 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन, और इसके लिए किसी भी तरीके का मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता है, यानी परमादेश जारी नहीं किया। परमादेश अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी किए गए 5 रिटों में से एक रिट है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं उनमें से एक परमादेश है, मैंडेमस भी है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन्स को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।